हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेश। मैं श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल में केमिस्ट्री टीचर हूँ और आज से यूट्यूब पर केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूँगा। पहली यूनिट आज जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए है। पहला लेक्चर है, पहली यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। कौन सी यूनिट है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। गैसियस स्टेट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन मेजर, हमें पता है कि तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसियस स्टेट को आपने पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट को पढ़ लिया है, ठीक है। सॉलिड स्टेट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 12th क्लास, पहला चैप्टर है, ठीक है, पहली यूनिट है। सबसे पहली बात, सॉलिड है क्या? बेसिकली सॉलिड क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है? जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो पार्टिकल यानी that substance which have very strong intermolecular forces of attraction, यानी वो पार्टिकल या वो सब्सटेंस जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। अब देखो, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सॉलिड है क्या, कैसे हम डिफाइन करते हैं? अगर जनरली देखना हो तो सॉलिड क्या है? जैसे ये वॉल सॉलिड है, मार्कर सॉलिड है, पेन सॉलिड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, सॉलिड है। हम किस चीज़ से बात करते हैं? जनरल वे में कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ सॉलिड है? तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसके पास सॉलिड के अंदर क्या होना चाहिए? पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है, डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ये तीन चीज सॉलिड के अंदर होनी ही चाहिए, तब जाके हम उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, उस मैटर को क्या बोलते हैं? सॉलिड है, ठीक है। डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होती है, शेप होती है। इस मार्कर का कुछ ना कुछ डेफिनेट मास होगा ही, कुछ ना कुछ इसकी वॉल्यूम भी होगी, एक पर्टिकुलर शेप भी इसने अटेन की हुई है। ब्रिक होती है, ईंट के भी कुछ ना कुछ मास होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है, कुछ ना कुछ उसका क्या होता है? शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री है उसके पास, ठीक है, इसीलिए वो सॉलिड है। अब देखो, सॉलिड के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं, इसके बारे में अरेंजमेंट्स को पढ़ना है, हमें यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के वॉइड्स बनते हैं वो पढ़ना है, क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ना है, 7 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ना है, 14 ब्रेवियस लैटिसेस को सिर्फ जानना है, और सॉलिड्स के अंदर कौन से इम्परफेक्शंस होते हैं, डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हमें पढ़नी है। धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट वाइज सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। अब इसके बाद जो पहला पॉइंट बनता है वो क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉलिड्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉलिड्स की? पहली चीज डेफिनेशन में ही आ जाती है। पहली चीज, जिसके पास कुछ डेफिनेट मास हो, वॉल्यूम हो या फिर शेप हो। यानी पहला पॉइंट क्या होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में? पहला पॉइंट क्या होगा, उसके पास क्या होना चाहिए? डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है। दूसरी चीज जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले, डिस्कस करने वाले, वो दूसरी चीज क्या है? वो है जो डेफिनेशन में ही छुपी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग है तो एक प्रॉपर्टी और निकल के आ जाती है यहाँ से। इसी प्रॉपर्टी से तीसरे पॉइंट, जो तीसरी प्रॉपर्टी आएगी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आएगी सॉलिड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, वो इसी दूसरी प्रॉपर्टी से ही निकल के आती है। यानी डेफिनेशन से ही इसकी सारी प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं हम लोग बिल्कुल इजीली। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि सॉलिड है तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मैं यहाँ क्या समझ रहा हूँ कि वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगा या इंटरमोलिकुलर, ठीक है,
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट, यानी बहुत कम हो जाएगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड अगर पास पास चिपके रहेंगे मॉलिक्यूल्स तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो अपने आप ही कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट, यानी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड में हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एक फिक्स पोजीशन होती है, यानी एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव ए फिक्स्ड पोजीशन, यानी उनकी पोजी फिक्स होती है, पोजीशन। यानी कि अगर मान लो इस मार्कर में मैं कोई एक एटम ले लूँ, इसका उसकी पोजीशन देखूं तो वो दूसरे एटम के विद रिस्पेक्ट में बिल्कुल फिक्स हो गई, उसको वहां से हिला नहीं सकते हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव ए फिक्स पोजीशन, उनके पास एक फिक्स पोजीशन होगी। अब देखना इसी से हमें क्या मिलेगा कि रिजिड होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन हो जाएगी बिल्कुल ही, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी चीज क्या होगी, एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव ए फिक्स्ड पोजीशन और एंड कैन ओनली oscillate और oscillate या move about their mean position। अब यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब है उसको समझो कि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही ऑसिलेट कर सकता है, यानी वो सिर्फ अपने एक्सिस पे घूम सकता है, बाकी कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता, यानी इसके अंदर मूवमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं है। सिंपल सी बात है ना, अब इतनी चीजें पढ़ी है तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर मूवमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं है। यही चीज क्या बोलती है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, पांचवा पॉइंट लिख लो कि ये क्या होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, रिजिड, ठीक है। ये रिजिडिटी इसी पॉइंट से निकल के आती है कि ये रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मूव कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही मूव कर पाते हैं। अब देखो ये हुई जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हमें पता चल गया कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं मानना चाहूँ तुम लोगों से तो वो क्या होंगे, अब आप लोग बताएंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं सॉलिड्स के। जैसे बोर्ड है, पेन है, ठीक है, चौक इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक सॉलिड है, चौक भी तो सॉलिड होता है ना, ब्रिक है, बॉल है, सॉलिड है, ग्लास, क्या ग्लास सॉलिड होता है, टाइप पे डिपेंड करता है किस टाइप का ग्लास। अब इसी से निकल के आता है कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। अब जो सॉलिड का टाइप है उसके बारे में बात करते हैं कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड्स, टाइप ऑफ सॉलिड्स, इसके लिए हमें क्राइटेरिया देखना होगा, हम किस टाइप के सॉलिड की बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है मेरा कि इस बार पहला क्राइटेरिया जो कैरेक्टराइजेशन का है या टाइप में बांटने का है, सॉलिड को डिवाइड करने का है, कैटेगराइज करने का पहला क्राइटेरिया वो क्या है, वो किसके बेस पे कर रहे हैं हम, नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सॉलिड की उनके अरेंजमेंट का क्या नेचर है उसके बेस पे कर रहे हैं। और इसके बेस पे किन दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है अमोर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बोलेंगे कि बुक में तो पहले क्रिस्टलाइन लिखा है बाद में अमोर्फस लिखा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है
डिफरेंस आ जाएगा, सिमिलरिटीज आ जाएगी, सब एक ही टेबल में पूरा कंपैरिजन हो जाएगा। और इस टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार 2 मार्क का क्वेश्चन डाल देता है, कई बार 3 मार्क का क्वेश्चन भी डालता है। 3 मार्क के क्वेश्चन में कंप्लीट पूछ लेता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में इसमें से एक प्रॉपर्टी पूछ लेगा, विद एग्जांपल पूछ लेगा। ठीक है, तो ये पूरी टेबल ध्यान से देखनी है, इसको नोट डाउन कर लेना है, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है। यही चीज आपको काम आने वाली है और बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ना है। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। सबसे पहले किस चीज को डिस्कस करूंगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस करने वाला हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली चीज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते वक्त हमारे माइंड में आती है वो क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट। जो पॉइंट यहाँ आएंगे उसका उल्टा पॉइंट यहाँ आएगा, इसलिए एक को पढ़ो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, एक को समझ लो दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। अब क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन का मतलब सिंपल सी बात है, पहला वर्ड ध्यान में था क्रिस्टल। क्रिस्टल के पास एक डेफिनेट शेप ज्योमेट्री होती है। डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है रेगुलर अरेंजमेंट। अब डेफिनेट ज्योमेट्री या रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स चाहे यहाँ हो, थोड़ा दूर हो, उससे दूर हो, यानी एक पूरा, जैसे एक पूरी स्लेब है, उस ग्लास स्लेब को ले लेता हूँ मैं, उस ग्लास स्लेब का एक हिस्सा काटता हूँ, फिर उससे कुछ दूरी वाला हिस्सा काट देता हूँ, तो मुझे दोनों हिस्सों में जो अरेंजमेंट होगी वो रेगुलर मिलेगी, यानी एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर होगी। जैसे यहाँ देखो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एटम्स लिख रहा हूं मैं, 2 टाइप के एटम बना रहा हूं, इसी के हिसाब से अरेंजमेंट को देखेंगे। ठीक है, 2 टाइप के एटम है, रेगुलर अरेंजमेंट। मैं चाहे इस हिस्से को काट दूं, चाहे इस हिस्से को देखूं और चाहे इस हिस्से को देख लूं, अरेंजमेंट क्या होगी? सेम होगी। उसी को बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। और ये रेगुलर अरेंजमेंट कैसी होती है? दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर की होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर की अरेंजमेंट होती है। अब इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर से क्या समझते हो? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि मैं चाहे 1 पिकोमीटर पे लूं, चाहे मैं 100 पिकोमीटर बाद में लूं, हर उस पार्टिकल की, हर उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो रेगुलर ही मिलेगी, यानी बहुत लंबी रेंज तक ये ऑर्डर सेम रहेगा, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। अब देखो, जो तीसरा पॉइंट है इसमें वो क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्या होगा? तीसरा पॉइंट होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी, जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, जब उनको काटा जाता है बीच में से, तब वो बहुत स्मूथली कटते हैं, यानी कटिंग के बाद जो सरफेस, नई सरफेस बनी होती है वो बहुत स्मूथ होती है, इसीलिए इसमें हम क्या लिखेंगे? स्मूथ कटिंग। यानी काटने के बाद, क्यों? क्योंकि रेगुलर ऑर्डर होता है और लंबी रेंज तक सेम ऑर्डर रहता है, इसीलिए उसको जब काटते हैं तो वो बिल्कुल पतली, यानी बिल्कुल स्मूथ कटता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं भाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट तो खैर छोड़ो, लिखो ही मत। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इन सॉलिड्स का। क्यों? इसका आंसर छुपा है इसकी डेफिनेशन में। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हो, पहला पॉइंट जहाँ रेगुलर अरेंजमेंट है, दूसरा पॉइंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, दोनों पॉइंट इस चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? जब रेगुलर अरेंजमेंट है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल कम, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल कम, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। अब पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट है, ये एन आइसोट्रोपी शो करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं? ये एन आइसोट्रोपी शो करते हैं। अब एन आइसोट्रोपी क्या होती है समझा देता हूं। एन आइसोट्रोपी
वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम मापते हैं क्या, कि मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो भाई, यहाँ क्या है, मान लो कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे सेम टाइप के एटम मिल रहे हैं, ए टाइप वाले, ए, इस साइड जा रहा हूँ तब भी ए मिल रहा है, यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ बी टाइप वाले मिल रहे हैं, बी। लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ए बी, ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में, इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन एन सॉलिड, ओके, और क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव different arrangements of constituent particles in different directions, यानी अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शंस में जब अलग अलग अरेंजमेंट होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो उसकी वजह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर अलग आएगी, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। एक बार फिर से सुन लो, एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनको अलग अलग डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स की, उस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इनकी वैल्यू अलग अलग आती है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका क्वार्ट्ज ग्लास, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अब एक और पॉइंट जो मैं यहाँ भूल गया था, आगे बता रहा हूं, छठा पॉइंट, इनको सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, सॉरी ये गलत है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ये क्रिस्टलाइन के बारे में बात कर रहा हूं ना, उल्टा लिख दिया था, सॉरी। जब मैं क्रिस्टलाइन के बारे में बात कर रहा हूं तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, यानी ये ट्रू सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, हर प्रॉपर्टी सॉलिड की फॉलो कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बात करते हैं अमोर्फस की। जब हम अमोर्फस की तरफ आते हैं ना, तो हम एक एक पॉइंट को ऐसे ही रिवाइज करेंगे। यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इन अमोर्फस में इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। इररेगुलर अरेंजमेंट होता है यानी कुछ दूर जाने के बाद, यानी थोड़ा डिस्टेंस कवर अप करने के बाद एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रहती, उसमें अरेंजमेंट अलग अलग, डिफरेंट या बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर से मतलब क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सिर्फ इसी को डिफाइन कर रहा है कि जब इररेगुलर अरेंजमेंट है तो कुछ दूर जाने के बाद ही, यानी शॉर्ट रेंज में थोड़ी सी रेंज बाद ही इनका ऑर्डर उलट जाता है या इररेगुलर हो जाता है, इसीलिए इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी थी क्लीवेज प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, क्लीवेज प्रॉपर्टी थी। क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या था कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को काट रहे थे तो स्मूथ कटिंग होती थी, लेकिन अमोर्फस सॉलिड को जब काटते हैं तो स्मूथ कटिंग नहीं होती, तब होती है रफ कटिंग। यानी कटिंग के बाद जो सरफेस निकलती है दोनों साइड की वो रफ होती है, यानी जो नई सरफेस कटिंग के बाद जनरेट होती है वो रफ पाई जाती है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या था, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट क्या था, ये एनाइसोट्रोपिक थे, ये एनाइसोट्रोपी शो कर रहे थे, और ये आइसोट्रोपी शो करते हैं। क्यों आइसोट्रोपी क्यों शो करते हैं अमोर्फस सॉलिड्स? ये आइसोट्रोपी इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, हर डायरेक्शन में जाओ इररेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। और जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, कहीं तो रेगुलर था, कहीं इररेगुलर हो गया था, डिफरेंट अरेंजमेंट था, इररेगुलर नहीं था, सॉरी डिफरेंट अरेंजमेंट था। लेकिन इसमें क्या होगा, हर डायरेक्शन में जाओ एक ही तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, यानी कुछ दूर के बाद अरेंजमेंट बदल जानी है। इसी वजह से ये आइसोट्रोपी शो करते हैं। और फिर छठा पॉइंट जिसके बारे में वहां मैं लिख रहा था, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, लेकिन इन्हें सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम के साथ, कई बार क्या होता है, टाइम के साथ इनकी प्रॉपर्टी फ्लो करने की होती है। जैसे रबर,
जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अच्छे एग्जांपल क्या है, रबर है, लेटेक्स है, प्लास्टिक है और क्वार्ट्ज ग्लास है। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने क्वार्ट्ज ग्लास लिखा हुआ है, वो सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ सिर्फ क्वार्ट्ज आएगा और एग्जांपल में क्वार्ट्ज ग्लास यहाँ आएगा। एग्जांपल क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास ही क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ग्लास लंबे टाइम के बाद यानी 2-3 साल के बाद जो खिड़कियों में ग्लास लगा होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू करता है और कुछ टाइम बाद, यानी कुछ टाइम का मतलब कहने का मतलब क्या है, 2-3 साल के बाद जब हम उसको देखते हैं तो खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे हुए मिलते हैं, ऊपर से पतले हुए मिलते हैं। उसका रीजन क्या है, उसी वजह से ये इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, क्योंकि उनके पास क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, प्लास्टिक हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, क्वार्ट्ज, NaCl, सारे मेटल्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कम होंगे। जैसे सोडियम मेटल है, उसको कट करते हैं स्मूथली कट हो जाता है ना बिल्कुल प्यार से, इसीलिए उसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। पहला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी लेके आएंगे।